बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सादा हमले के बाद यमन में गम और गुस्सा। सऊदी इत्तेहाद ने कहा अल हूसी बच्चों का इस्तेमाल इंसानी ढाल के तौर पर कर रहे हैं। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने किया सादा हमले की तहकीकात का मुतालबा। ईरान ने कहा दुनिया सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान के गजनी में तालिबान का जबरदस्त हमला, कई हलाक। शहर पर कंट्रोल के ताल्लुक से अलग अलग दावे। इदलीब में फैसला कुन ऑपरेशन के लिए सीरियन फौज की तैयारियां। मिलिटेंट से कहा जंग खत्म हो रही है, हथियार डाल दें। हसन रूहानी के नुमाइंदे ने की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्की ने कहा ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे। तुर्की के खिलाफ मौशी जंग छेड़ दी गई। लीरा की कदर में गिरावट के दरमियान तैयब एर्दोगान का खिताब, कहा तुम्हारे पास डॉलर है, हमारे पास खुदा है। कनाडा में फायरिंग का वाकया, 4 हलाक। चाइना में मस्जिद को गिराने के लिए ओहदेदारों की नोटिस। मुसलमानों और हुकूमत के दरमियान टकराव की सूरत हाल। तीन तलाक बिल पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, राज्यसभा में पेश नहीं किया गया। सरमाई सेशन तक मुलतवी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। यमन के सादा में सऊदी इत्तेहाद के हमले के एक दिन बाद हर तरफ गम और गुस्से का माहौल देखा गया। इस हमले में एक स्कूल बस को निशाना बनाया गया था। इस बस में सवार बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे। अल मसीरा टेलीविजन चैनल ने बताया कि इस हमले में कम से कम 50 लोग हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। यह हमला देहान शहर के करीब एक बाजार में किया गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के एक ओहदेदार जोहानस ब्रोवर ने ट्विटर पर कहा कि हमले में 77 लोग जख्मी भी हुए। सादा सूबे के गवर्नर मोहम्मद जाबिर अवद ने अल जजीरा को बताया कि इस बस में 30 बच्चे सवार थे, लेकिन हमले में जुमला 60 लोग जाँ बहक हुए। सऊदी इत्तेहाद ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उसने सादा में हमला किया है। सऊदी इत्तेहाद ने इल्जाम लगाया कि अल हूसी फाइटर्स बच्चों का इस्तेमाल इंसानी ढाल के तौर पर कर रहे हैं। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि सादा में हमले आलमी और इंसानी कानून के मुताबिक किए गए। सोशल मीडिया पर हमले में जख्मी बच्चों की तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं। इन तस्वीरों और वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोग किस तरह अपने बच्चों की हालत के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं। वीडियो में लाशों के अंबार भी देखे गए। एक वीडियो में एक बच्चे को यह कहते हुए सुना गया कि मेरे 2 भाई हसन और याह्या कहाँ हैं? जब तक मैं मेरे भाइयों को नहीं देख लेता मुझे इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। अल हूसियों के कारकुन हुसैन अल बुकैती ने कहा कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। उन्होंने कहा कि सादा सूबे के कई हॉस्पिटल्स और दवाखाने बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इन हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, इसीलिए जख्मियों का मुनासिब इलाज नहीं हो सकता। ईरान ने यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमले की मजम्मत की है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने मारे गए लोगों के खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। ईरानी ओहदेदार ने यूनाइटेड नेशंस, इंसानी हकूक की तंजीमों और असर रखने वाले मुल्कों से कहा कि वो जारहियत को रोकने के लिए अपनी कोशिशें दुगनी कर दें। बहराम कासमी ने कहा कि आबादी वाले इलाकों में और गैर फौजी टारगेट्स पर बमबारी अल हूसियों के खिलाफ मैदान जंग में इत्तेहादी फोर्सेस की नाकामी का सबूत है। इस दौरान बहराम कासमी ने एक दूसरे बयान में इल्जाम लगाया कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ OIC को भड़का रहा है। बहराम कासमी ने यमन में सऊदी अरब के जंगी जराइम पर दुनिया की तरफ से कार्रवाई का मुतालबा किया। यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने भी यमन के बच्चों पर हमले की मजम्मत की और इस वाक़े की आज़ादाना तहकीकात पर जोर दिया। एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि तमाम फरीकों को चाहिए कि वो सिविलियन टारगेट्स और सिविलियंस को बचाने के लिए एहतियात से काम लें। अमेरिका ने भी सादा सूबे में हमले की तहकीकात का मुतालबा किया।
अफगानिस्तान के गजनी में तालिबान ने एक जबरदस्त हमला कर दिया और दारुल हुकूमत पर कंट्रोल के लिए लड़ाई हो रही है। ओहदेदारों ने बताया कि भारी हथियारों से लैस तालिबान ने शहर के कई इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया। अब वो घरों और बाजारों में शलबारी कर रहे हैं। गजनी अफगानिस्तान का एक अहम शहर है जो काबुल को साउथ अफगानिस्तान से मिलाता है। तालिबान ने एक बयान जारी करते हुए दावा किया कि उन्होंने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। यह भी कहा गया कि अब तक 140 दुश्मन के सिपाही हलाक या जख्मी हुए हैं। सूबाई गवर्नर के तर्जुमान आरिफ नूरी ने बताया कि सड़कों पर कई तालिबान फाइटर्स की लाशें बिखरी हुई हैं। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके में लड़ाई शुरू होने के बाद बिजली चली गई। तालिबान मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों से कह रहे थे कि वो अपने घरों में ही रहें। तालिबान ने 17 साल से जारी लड़ाई को खत्म करने के लिए हुकूमत के साथ बातचीत की पेशकश को कबूल करने का ऐलान किया था और पिछले महीने कतर में तालिबान और अमेरिका के ओहदेदारों की मुलाकात की खबरें आई थीं। अल जजीरा ने बताया कि गजनी की झड़पों में कम से कम 39 तालिबान और 14 सिपाही हलाक हुए। इलाके में अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को भी उड़ते हुए देखा गया जो सरकारी फौज की मदद कर रहे हैं। वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया कि फौज ने लड़ाई के बाद पुलिस की मदद से शहर का कंट्रोल हासिल कर लिया। अल जजीरा के नुमाइंदे ने काबुल से रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि ये बात साफ नहीं है कि गजनी का कितना हिस्सा सरकारी फौज के कंट्रोल में है, लेकिन अब भी लड़ाई हो रही है। पुलिस चेक पॉइंट्स पर लड़ाई के बारे में अलग अलग दावे किए गए हैं। लड़ाई में अफगानिस्तान के बाद सिपाही जख्मी भी हुए जिनकी तादाद कम से कम 20 बताई गई। तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद कावुसोगलू ने कहा है कि उनका मुल्क अमरीकी धमकियों के बावजूद ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाएगा। कावुसोगलू ने अनकरा में ईरानी सदर हसन रूहानी के नुमाइंदे महमूद वाइजी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने बार बार ये बात साफ की है कि हम ईरान के खिलाफ पाबंदियों पर अमल नहीं करेंगे। इससे पहले हसन रूहानी के नुमाइंदे ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की और उन्हें एक पैगाम सदर रूहानी की तरफ से पहुंचाया। तुर्क ओहदेदारों ने कहा कि अनकरा ईरान के साथ गैस खरीदता रहेगा। इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के बीच एक लॉन्ग टर्म समझौता हुआ है। तुर्की के सदर ने रूहानी के नुमाइंदे के साथ अमरीकी पाबंदियों के बारे में तफसील से बातचीत की। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। रूहानी के नुमाइंदे ने एर्दोगान से कहा कि ईरान उस वक्त तक वाशिंगटन के दबाव की मुजाहिमत करेगा जब तक अमरीका को अपने फैसलों पर पछतावा नहीं होता। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अपने मुल्क के शहरियों से कहा है कि वो मईशत के हवाले से परेशान ना हो। हालिया अरसे में अमरीका के साथ तनाव के बीच तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में भारी गिरावट देखी गई। अमरीका और तुर्की के ओहदेदारों के बीच मसाइल को हल करने के लिए बातचीत भी हो रही है, लेकिन कोई हल नजर नहीं आ रहा है। तैयब एर्दोगान ने कहा कि उनके मुल्क को मुआशी जंग का सामना है। उन्होंने जुमेरात की रात अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की के खिलाफ कई मुहिमात चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आप ये बातें ना सुने। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास डॉलर है तो हमारे पास अवाम है, हमारे पास खुदा है। हम मेहनत कर रहे हैं। 16 साल से हमने क्या किया वो सबके सामने। नाटो के दो इत्तेहादियों अमेरिका और तुर्की के बीच हालिया अरसे में एक पादरी की गिरफ्तारी के मसले पर ताल्लुकात बहुत खराब हो गए हैं। तैयब एर्दोगान ने कहा कि इस मौशी जंग में तुर्की हारेगा नहीं। तुर्की की करेंसी लीरा की कदर अपने रिकॉर्ड पस्ती पर पहुंच गई है। सीरिया की हुकूमत इदलिब में मिलिटेंट्स के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन की तैयारियां कर रही है। इससे पहले मिलिटेंट्स से कहा गया कि वो हथियार डाल दें। ये वार्निंग एक ऐसे वक्त दी गई जब सीरियन फौज ने एक के बाद एक तकरीबन तमाम इलाकों में मिलिटेंट्स को शिकस्त दी है। सीरिया की फौज ने इदलिब में कई मकामात पर शलबारी भी की। इससे पहले पैम्फलेट्स गिराते हुए मिलिटेंट्स को वार्निंग दी गई कि वो हथियार डाल दें। इन पैम्फलेट्स पर लिखा हुआ है कि जंग खत्म हो रही है, हम तुमसे कहते हैं कि सुलह के अमल में शामिल हो जाएं, जैसा कि सीरिया में कई लोगों ने किया है। सीरियन फौज के साथ ताउन की सूरत में लोगों को मिलिटेंट्स और दहशतगर्दों के शिकंजे से आज़ाद कराया जाएगा। लोगों की और उनके खानदानों की हिफाजत की जाएगी। बशार अल असद ने पिछले महीने ऐलान किया था कि सरकारी फौज का निशाना अब इदलिब होगा। इस दौरान जेनीवा में यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर जॉन ईगल्स ने कहा कि सीरिया जंग आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि इदलिब में लड़ाई की सूरत में 10 लाख बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। इनमें से कई रेफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। यूनिसेफ ने कहा कि इदलिब के देहातों में पानी, बिजली और दवाओं की पहले से ही किल्लत है। इराक में मशहूर शिया आलिम मुक्तदा असदर वोटों की दोबारा गिनती में भी अपनी लीड बरकरार रखे हुए हैं। इराक के इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर दोबारा गिनती के बाद के नतीजे जारी किए। मुक्तदा असदर के इत्तेहाद ने मई के महीने में होने वाले इलेक्शंस में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। वो ईरान की ताईद रखने वाले इत्तेहाद और दूसरों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
غازہ سے فلسطینیوں نے ایک بار پھر مارچ نکالا۔ چہارشنبے کو اسرائیلی فوج نے غازہ میں 3 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، جن میں ایک 23 سالہ حاملہ عورت اور اس کی 18 مہینے کی بیٹی شامل تھی۔ حماس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس کی فورس نے راکٹوں سے اسرائیل کو جواب دیا۔ جمعے کو مظاہرے میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا۔ اس دوران خبر ہے کہ ایجپٹ اسرائیل اور حماس کے درمیان صلح کی کوششیں کر رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے کوآرڈینیٹر نیکولے میلاڈونوف نے تناؤ بھڑکنے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک بلڈنگ پر ہوائی حملہ کیا۔ بتایا گیا کہ اس حملے میں 18 لوگ زخمی ہوئے۔ اس بلڈنگ میں ایک کلچرل سینٹر اور دوسرے دفتر کام کرتے تھے۔ اسرائیلی عہدیداروں سے ایک سمجھوتے کے بعد ایک فلسطینی قیدی انس شہیدی نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ انس کو دسمبر 2017 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ حماس اور اسرائیل سیز فائر کا سمجھوتا کرنے کے تعلق سے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں۔ جمعے کو فائرنگ کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے۔ میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ سادہ حملے کے بعد یمن میں غم و غصہ۔ سعودی اتحاد نے کہا الحوثی بچوں کا استعمال انسانی ڈھال کے طور پر کر رہے ہیں۔ امریکہ اور یونائیٹڈ نیشنز نے کیا سادہ حملے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ایران نے کہا دنیا سعودی اتحاد کے خلاف کارروائی کرے۔ افغانستان کے غزنی میں طالبان کا زبردست حملہ، کئی ہلاک۔ شہر پر کنٹرول کے تعلق سے الگ الگ دعوے۔ ادلیب میں فیصلہ کن آپریشن کے لیے سیرین فوج کی تیاریاں۔ ملیٹنٹ سے کہا جنگ ختم ہو رہی ہے، ہتھیار ڈال دیں۔ حسن روحانی کے نمائندے نے کی طیب اردوان سے ملاقات۔ ترکی نے کہا ایران کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے۔ ترکی کے خلاف معاشی جنگ چھیڑ دی گئی۔ لیرا کی قدر میں گراوٹ کے درمیان طیب اردوان کا خطاب، کہا تمہارے پاس ڈالر ہے، ہمارے پاس خدا ہے۔ کینیڈا میں فائرنگ کا واقعہ، 4 ہلاک۔ چائنا میں مسجد کو گرانے کے لیے عہدیداروں کی نوٹس۔ مسلمانوں اور حکومت کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال۔ تین طلاق بل پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا، راجیہ سبھا میں پیش نہیں کیا گیا، سرمائی سیشن تک ملتوی۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ رشیا کے وزیر اعظم ڈمیٹری میڈویڈوف نے کہا ہے کہ امریکہ کی کسی بھی نئی پابندی کو معاشی جنگ کی نظر سے دیکھا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ رشیا اپنے مالی اداروں پر پابندیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ سوڈان کی حکمران پارٹی نے صدر عمر البشیر کو 2020 میں ہونے والے الیکشنز کے لیے امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیشنل کانگریس پارٹی کی ایڈوائزری کونسل نے یہ اعلان کیا۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کرپشن کے کیس کے سلسلے میں عدالت میں پیش ہوئے۔ وزیر اعظم مہاتیر محمد نے الیکشنز میں کامیابی کے بعد کرپشن کے اس معاملے کی تحقیقات کھولی ہے۔ نجیب رزاق کے خلاف کرپشن کے کیس میں مقدمہ فروری کے مہینے میں شروع ہوگا۔ کینیڈا کے شہر فریڈرکٹن میں شوٹنگ کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں کم سے کم 4 لوگ ہلاک ہوئے۔ پولیس نے ٹویٹر پر یہ بات بتائی۔ پولیس نے علاقے کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں اور دفتروں میں ہی رہیں۔ پولیس علاقے میں ایک آپریشن کر رہی ہے۔ آخری خبریں ملنے تک آپریشن جاری تھا۔ کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ کینیڈا میں حالیہ عرصے میں شوٹنگ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ دنیا کی سب سے امیر جگہ کی حیثیت سے مکاؤ 2020 تک قطر کی جگہ لے لے گا۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے یہ بات بتائی۔ مکاؤ دنیا میں کسینو کا ہب سمجھا جاتا ہے۔ IMF نے کہا کہ 2 سال میں مکاؤ میں فی کس آمدنی $1,43,116 ہو جائے گی۔ قطر میں فی کس آمدنی $1,39,151 ہے۔
चाइना के एक सूबे में मुसलमानों और ओहदेदारों के दरमियान एक मस्जिद को गिराने के मसले पर जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है। हाल ही में नेंजिया सूबे में ये मस्जिद बनाई गई थी। ओहदेदारों का कहना है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए मुनासिब इजाजत नहीं ली गई, लेकिन मुसलमान इस मस्जिद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि वो हुकूमत को मस्जिद को छूने भी नहीं देंगे। चाइना में कोई 23 मिलियन मुसलमान हैं और इस सूबे में कई सदियों से मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं। इंसानी हकूक़ कारकुनों का कहना है कि चाइना में हालिया अरसे में मुसलमानों के ताल्लुक से सरकारी ओहदेदारों का तासुब बढ़ा है। ये एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है जिसके कई मीनार और गुंबद हैं। इस मस्जिद को अरब स्टाइल में बनाया गया है। सरकारी ओहदेदार इस मस्जिद को गिराने की नोटिस जारी कर चुके हैं। मकामी लोगों ने कहा है कि जब मस्जिद बनाई जा रही थी तब ओहदेदारों ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की। जुमेरात और जुमे को मुसलमानों ने मस्जिद के पास एहतजाज किया। सोशल मीडिया पर इस एहतजाज की तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान ओहदेदारों और मकामी मुसलमानों के दरमियान बातचीत भी हुई। चाइना के दस्तूर के मुताबिक लोगों को मजहबी आज़ादी दी गई है, लेकिन मजहबी सरगर्मियों पर अक्सर हुकूमत का कंट्रोल होता है। कई मरतबा ओहदेदारों के दबाव में चर्चों पर से सलीब या क्रॉस को भी हटाया गया। ओहदेदारों का कहना है कि चर्चों पर क्रॉस की वजह से मनसूबाबंदी के उसूलों की खिलाफ वर्जी होती है। इमरान खान 18 अगस्त को पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेंगे। तहरीक इंसाफ पार्टी के एक सीनियर लीडर फैसल जावेद ने यह बात बताई। इससे पहले इस ताल्लुक से अलग अलग तारीखें सामने आई थी। पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने नेशनल असेंबली का सेशन 13 अगस्त को तलब किया है। इस सेशन में नए अरकान हलफ लेंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। वजीर आजम को चुनने के लिए कौमी असेंबली का सेशन 14 अगस्त को आज़ादी के दिन के बाद तलब किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई के इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 15 अगस्त की सुबह वजीर आजम को चुनने के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। इस दौरान इमरान खान ने वोटिंग के दिन राजदारी के उसूल को तोड़ने पर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से माफी मांगी। केरला में बारिश से तबाही का सिलसिला जारी है। रियासत के कई हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। खासतौर पर एडुक्की और पलाक्काड जिलों में बहुत बुरे हालात हैं। एर्नाकुलम में शदीद बारिश की वजह से नदियों की सतह भरती जा रही है, जिससे सूरत हाल खराब हो रही है। एडुक्की के डैम के चौथे गेट को भी खोल दिया गया। ढलान वाले इलाकों में रहने वाले कम से कम 4000 लोगों को रिलीफ कैंपों में पहुंचाया गया। केरला के मशहूर टूरिस्ट मकाम मुनार में 60 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। इन टूरिस्टों या सयाहों को हिफाजत के साथ बाहर निकालने के लिए फौज को बुलाया गया। पिछले 2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एडुक्की के जखीरे आब के तमाम 5 दरवाजे खोल दिए गए हैं। केरला में बारिश और सैलाब से कम 29 लोग हलाक हुए हैं। अब भी 4 लोग लापता बताए गए हैं। केरला में कई डैम भरपूर बह रहे हैं। 3 तलाक बिल पर सियासी पार्टियों के बीच इत्तेफाक राय नहीं हो सका। एक दिन पहले बाज़ तब्दीलियों के साथ मरकजी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी और जुमे को इसे राज्यसभा में पेश किया जाने वाला था, लेकिन इत्तेफाक राय या कॉन्सेंसस ना होने की वजह से उसे पेश नहीं किया गया। बताया गया कि अब इस बिल को पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में पेश किया जाएगा। नायब सदर और राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने यह बात बताई। लोकसभा में पिछले साल दिसंबर में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। अपोजिशन पार्टियों ने 3 तलाक बिल पर कई सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 3 तलाक के बगैर बीवियों को छोड़ने वाले शौहरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी वजीरों ने कहा कि 3 तलाक बिल औरतों को दस्तूरी हक देने के लिए लाया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सादा हमले के बाद यमन में गम और गुस्सा। सऊदी इत्तेहाद ने कहा अल हूसी बच्चों का इस्तेमाल इंसानी ढाल के तौर पर कर रहे हैं। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने किया सादा हमले की तहकीकात का मुतालबा। ईरान ने कहा दुनिया सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान के गजनी में तालिबान का जबरदस्त हमला, कई हलाक। शहर पर कंट्रोल के ताल्लुक से अलग अलग दावे। इदलीब में फैसला कुन ऑपरेशन के लिए सीरियन फौज की तैयारियां। मिलिटेंट से कहा जंग खत्म हो रही है, हथियार डाल दें। हसन रूहानी के नुमाइंदे ने की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्की ने कहा ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे।
ترکی کے خلاف معاشی جنگ چھیڑ دی گئی، لیرا کی قدر میں گراوٹ کے درمیان طیب اردوان کا خطاب، کہا تمہارے پاس ڈالر ہے، ہمارے پاس خدا ہے۔ کینیڈا میں فائرنگ کا واقعہ، 4 ہلاک۔ چائنا میں مسجد کو گرانے کے لیے عہدیداروں کی نوٹس، مسلمانوں اور حکومت کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال۔ تین طلاق بل پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا، راجیہ سبھا میں پیش نہیں کیا گیا، سرمائی سیشن تک ملتوی۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شیڈول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔